वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं AS9 दैट इज़ रिवेन्यू रिकॉग्निशन। जैसे कि AS9 में लिखा हुआ है कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन, तो हम इसमें सबसे पहले दो चीज़ों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिवेन्यू एंड सेकंड कि रिकॉग्नाइज करना किसे कहते हैं। ठीक है, आइए AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो है ये है कि रिवेन्यू आप किसे कहेंगे। ठीक है, तो इसकी पहले एक मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ जो एएस में भी लिखी हुई है। रिवेन्यू मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल्स arising from sales of goods, rendering of services, and interest, dividend, royalty। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो रिवेन्यू को हम इसे कहते हैं कि ग्रॉस इनफ्लो, कि भाई ग्रॉस इनफ्लो आएगा किस चीज़ का, एक कैश और दूसरा रिसीवेबल्स। रिसीवेबल मीन्स एज यू नो कि हम कई बार क्रेडिट सेल करते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं बट क्रेडिट में करते हैं, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड हम जिसको करते हैं वो कई बार हमें कैश ना देकर हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर, एंड दे पेड अस लेटर ऑन। ठीक है, कहाँ से अराइज होते हैं ये? तीन चीज़ों से, अराइजिंग फ्रॉम गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमने इन्हें तीन कैटेगरी में कर दिया है, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। इसको एक पार्ट मान लो, इसको एक। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से? रिवेन्यू मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल्स अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर रॉयल्टी से कोई जो आता है। देखो सिंपल, अगर मैं कहूँ सिंपल लैंग्वेज में, रिवेन्यू हम उसी को कहते हैं जो हमारा प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी होती है, जो हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। अब एक तरीके से कह लो, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का प्रोफेशन है, आई एम अ टीचर। तो मेरा जो प्रोफेशन है वो है प्रोवाइडिंग रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कि मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ लोगों को। लेट अस से कि मैंने अपने इस नॉर्मल डेज में क्या करा, अपने फ़ोन को सेल कर दिया, अपने फ़ोन को सेल करा और उससे मेरे को ज़रूर कोई कैश ही रिसीव हुआ होगा। तो मेरे को जो कैश रिसीव हुआ वो मेरा रिवेन्यू नहीं कहलाया जा सकता, बिकॉज मेरी जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है वो है ट्यूशन फीस, सब्सक्रिप्शन फीस। तो ये याद रखना, जो हमारी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उसी को हम रिवेन्यू कह सकते हैं, जो नॉर्मली करते हैं हम, नॉर्मली जो बिजनेस में होती है उसे ही आप क्या कहोगे, रिवेन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिवेन्यू देखना है कि रिवेन्यू है या नहीं। सेकेंड ऑन, अब बात करते हैं रिकॉग्निशन की। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करना। सिंपली इसका मतलब कि हम इसको क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कब? देखो, रिकॉग्नाइज मतलब करना क्या, आइडेंटिफाई करना। आपका जो एएस है, जो एएस बना ही है हुआ है पूरा AS9, वो इस बेसिस पे बना हुआ है कि टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू इन बुक्स। ठीक है, जो आपका AS9 या दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वो बना ही इसलिए गया है ताकि हम इस एजेंडा को समझ सकें कि टाइमिंग जो होगी रिकॉर्ड करने की, किसको, रेवेन्यू को, वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, जो टाइमिंग होगी रिकॉर्ड करने की किसको, रेवेन्यू को, वो क्या होनी चाहिए।
तो AS9 में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ों को समझना जरूरी था, दैट इज रिवेन्यू, तो रिवेन्यू हमने समझ लिया, एंड सेकंड वन इज रिकग्निशन। तो रिकग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई करना, द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। जैसे रिवेन्यू तो हमारा कई बार क्या होता है, जनरेट हो जाता है, बट कई बार हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना होता, और कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड कर लिया होता है बट तब भी नहीं करना होता, और कई बार क्या होता है कि रिवेन्यू बाद में जनरेट होता है इन फ्यूचर, बट उसे हम रिकॉर्ड कब कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं। तो वो उसके केसेस हम देखते हैं, ठीक है। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड को तीन पार्ट्स में बांट देते हैं। फर्स्ट वन इज सेल ऑफ गुड्स, सेकेंड वन इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, थर्ड वन इज इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड ऑब्वियसली रॉयल्टी, ठीक है। अब सिंपल हमने रिवेन्यू को कितने पार्ट्स में बांट दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कि किसी का गुड्स का हो सकता है, किसी का सर्विसेज का, किसी का इंटरेस्ट, डिविडेंड या रॉयल्टी, इन तीनों में से हो सकता है। तो सेल ऑफ गुड्स में अब हम यहाँ बात करेंगे किसकी, सिर्फ रिकग्निशन की हम, कि हम रिकग्नाइज्ड कब करें, ठीक है, कि कब रिकग्नाइज्ड करना चाहिए। तो हमें हर किसी के लिए दो दो कंडीशन दे रखी है। सेल ऑफ गुड्स में कब रिवेन्यू रिकग्नाइज करना, उसकी भी दो कंडीशन है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस में कब रिकग्नाइज करना, उसकी भी दो कंडीशन है, और इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी में भी दो दो कंडीशन दे रखी है। तो सेल ऑफ गुड्स में जो सबसे मेजर कंडीशन है वो क्या है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी regarding consideration and its ultimate collection। ये वाली जो कंडीशन है ना, वो सेल ऑफ गुड्स हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो या रॉयल्टी हो, उन सब में ये वाली कंडीशन पहली मेन होगी और हमेशा सेम रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हमें। तो ये कंडीशन तो आप कर दो फ्रीज, बिकॉज ये सब में होने वाली है। बट सेल ऑफ गुड्स की जो सेकंड मेन कंडीशन है वो क्या है, वो देख लो, प्रॉपर्टी अंडर ट्रांजैक्शन, बिकॉज अगर आप सेल कर रहे हो तो कोई चीज़ बेच रहे होगे, तो प्रॉपर्टी अंडर ट्रांजैक्शन should be transferred in any other case। अगर कोई और केस है जिसमें डिलीवरी नहीं हुई है तो क्या, रिस्क एंड रिवॉर्ड should be transferred to the buyer, ठीक है। इस कंडीशन को भी हम समझते हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की लिख लेते हैं। पहली कंडीशन तो यही हो गई, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। अब दूसरा देखते हैं, सर्विस रेंडर्ड कंप्लीटली और अदरवाइज प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, या तो प्रोपोर्शनेटली हो गई होगी। अब यहां पर आती है तीन चीजें, दैट इज इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। इंटरेस्ट जो रिकॉग्नाइज होता है वो होता है टाइम बेसिस पर, समझते हैं। डिविडेंड जो रिकॉग्नाइज होता है कब, व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड अराइज हो जाए, चलो इसको भी देखते हैं। और रॉयल्टी होती है कब, एक्रूअल बेसिस पर, ठीक है। तो सबके हमने रिकॉग्नाइज्ड के मतलब लिख लिए हैं कि कौन सा कब होना चाहिए। अब उसे हम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जूम आउट, सबसे पहला क्या, पहली कंडीशन, देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। ये हर किसी में सेम है
कंसिडरेशन हम समझते हैं कि क्या भाई, लेन देन, किसी चीज़ के बदले कुछ और, मीन्स देयर शुड बी कंसिडरेशन फॉर एनी ट्रांजेक्शन इन अकाउंट्स। अगर जहाँ कंसिडरेशन है ही नहीं, वो रिकॉर्ड ही कैसे करेंगे, मीन्स लेन देन होना चाहिए। तो अगर हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो पहली बात वो फिक्स होना चाहिए कि 20,000 का माल है, 20,000 रुपये की सर्विस है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, 10% का डिविडेंड है, जो हमारी जो रॉयल्टी है वो कितनी है, वो 10% ऑफ द सेल है। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। इसीलिए कहा लिखा हुआ है देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन, मीन्स कंसिडरेशन शुड बी फिक्स्ड। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, मतलब जो आपको पैसे देगा इन फ्यूचर या फिर कभी भी, उसके पीछे कोई भी ड्रॉबैक नहीं होनी चाहिए कि वो पेमेंट नहीं करते, वो उनकी पेमेंट हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब ये इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, देखो जो ये अनसर्टेनिटी है ये तो भाई हमारे डॉक्यूमेंट से क्लियर हो जाएगा। लेटेस्ट से कि बिल पे तो फिक्स अमाउंट लिखा ही होगा कि 20,000 रुपये के गुड्स हैं, 20,000 रुपये की सर्विस है, इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है, डिविडेंड हमारा 10% है। बट ये इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, हमें क्या पता किसी बंदे की इंटेंशन क्या है कि इन फ्यूचर वो हमें पे करेगा या नहीं। तो ये इट्स अल्टीमेट कलेक्शन के लिए हमारा AS9 साफ कहता है कि भाई मैनेजमेंट से कंसर्न करो कि पास्ट ईयर में या फिर पास्ट कुछ दिनों में हमारी इन वेंडर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है, और अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो क्या इन्होंने पेमेंट टाइम पे करी है। अगर इफ मैनेजमेंट आर सेइंग कि हाँ पेमेंट टाइम पे है, तो मींस इट्स अल्टीमेट कलेक्शन वाली हमारी शांत है कंडीशन, ये सही है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये मेन कंडीशन को मैंने समझा दिया है जो हर किसी में कॉमन है, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। सेकंड कंडीशन गुड्स के लिए आती है सेल में कि प्रॉपर्टी अंडर ट्रांजैक्शन शुड बी ट्रांसफर्ड। भाई जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, डिलीवर्ड हो गई होनी चाहिए, किसको, वेंडर को जो आपसे खरीद रहा है। ये दोनों कंडीशन और नहीं है बीच में, दोनों कंडीशन एंड है बीच में। तो शुड बी ट्रांसफर्ड एंड इन एनी अदर केस, अगर कोई मान लो कि कई बार वेंडर क्या बोलता है कि आई एम नॉट एबल टू टेक योर डिलीवरी राइट नाउ, बट आप क्या करो, अब हमारे माल को बुक करके अपने ही गोदाम में रख लो कुछ दिनों के लिए, हमारा रिस्क है। तो हमने क्या करा, रिस्क और रिवॉर्ड जो भी है हमने उसको दे दिया है। भाई आपका सामान हमारे पास पड़ा है, बट वो किसकी गारंटी पे पड़ा हुआ है, आप ही के, आप ही ने बोला कि उसको रख लो। तो हमारे किस पे, हमने रिस्क और रिवॉर्ड किसको ट्रांसफर कर दिए हैं, बायर को कर दिया कि भाई हमने तो कर दिया अपनी तरफ से, आपकी तरफ से डिले है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पे आते हैं, तो फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में पहली कंडीशन तो वही है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। दूसरी क्या है कि भाई सर्विस ना, तो क्या है, सर्विस रेंडर्ड एदर कंप्लीटली, या तो पूरी भाई सर्विस रेंडर्ड हो चुकी या फिर प्रोपोर्शनेटली, मींस कुछ पार्ट, यानी कि भाई 20% हमने आपकी सर्विस पूरी कर दी है। बट एक कंडीशन याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन या फिर आपका सिनेरियो ये कहता है कि जो सर्विस है वो अभी रेंडर्ड हुई ना, स्टार्ट ही नहीं हुई, तो मत रिकॉग्नाइज करना, बिकॉज AS सेज कि सर्विस या तो रेंडर्ड हो कंप्लीटली या फिर प्रोपोर्शनेटली। और अगर प्रोपोर्शनेटली हो रही है तो रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड प्रोपोर्शनेटली। अगर प्रोपोर्शनेटली हो रही है तो ये भी प्रोपोर्शनेटली कर लो, है ना। अगर सर्विस प्रोपोर्शनेटली कर रहे हो 20%, तो लेट्स से कि 1 लाख रुपए की सर्विस है, 20% काम पूरा हुआ है, तो क्या करो, 20,000 को रिकॉग्नाइज कर लो बुक्स के अंदर। ये था सर्विस का पार्ट। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट कब रिकॉग्नाइज होता है, टाइम बेसिस पर। भाई साहब किसी ने आपको, आपने किसी को 1 लाख रुपए एडवांस दे रखा है उधारी पे, किस पे, 10% पे, कितने साल के लिए, लेट्स से कि 10 साल के लिए। और आप हर ईयरली, यानी कि ईयर एंड होता है, ईयर फर्स्ट आ गया, ईयर सेकेंड आ गया, आप क्या करते हो, ये आपको अभी रिवेन्यू नहीं दे रहा है, ये आपको मतलब ये आपको अभी कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है, इसने आपको पहले ही बोला हुआ है कि मैं आपको कब पैसे दूंगा, 10 साल बाद ही मैं प्रिंसिपल और 10 साल बाद ही मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो आप इसमें क्या करते हो, आपने क्या देख लिया कि हाँ भाई पहली कंडीशन तो सही है, सेटिस्फाइड है कि भाई अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा और कंसिडरेशन भी फिक्स्ड है 10%। तो होगा क्या, आप हर ईयर एंड पे टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करते जाओगे अपने रिवेन्यू को कि हाँ भाई मैं रिवेन्यू को बुक कर रहा हूँ। ठीक है, अब आती है बात डिविडेंड की। डिविडेंड में आप कब रिकॉग्नाइज करते हो, जब कंपनी, आप उसको प्रपोज्ड कर देती है कंपनी, तब आप उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। कब करते हो, जब प्रपोज करने के बाद कंपनी AGM में, कब, AGM में
एनुअल जनरल मीटिंग में किसको क्या कर दे, अप्रूव्ड कर दे कि हाँ भाई हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे, तब आप इसको क्या कर सकते हो, डिविडेंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बिकॉज राइट टू रिसीव डिविडेंड ही अराइज तब होता है, राइट टू रिसीव डिविडेंड ही तभी अराइज होता है जब कंपनी एजीएम में डिविडेंड को अप्रूव कर दे। प्रपोज वाले को ही अप्रूव करेगी तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बट एजीएम वर्ड शुड बी देयर कि एजीएम में इसको अप्रूव कर दिया गया है। बात आती है रॉयल्टी की। रॉयल्टी एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। एक्रूअल मीन्स कि भाई मान लो आपका एग्रीमेंट कहता है कि 10 लाख रुपए की सेल पे हम आपको 10% देंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, आपको रिसीव हो या ना हो, बट एक्रूअल बेसिस पे कि आप भाई आप ये मान लेते हो कि 10 लाख की सेल हो गई, तो अब आप भी क्या करोगे, 10% के हिसाब से एक्रूअल बेसिस पे इसको बुक कर दोगे, किसको, रॉयल्टी को। बट एज आई सेड कि क्या कहते हैं, जो पहली कंडीशन है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, ये तो हर केसेस में फिक्स ही रहेगी, ठीक है। अब मैं एक रोड मैप दे दे रहा हूं आपको, 2 मिनट में इस पूरे रेवेन्यू रिकॉग्निशन को हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले AS9 में हमने 2 चीजें पढ़ी। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एंड सेकंड वन इज रिकॉग्निशन। रेवेन्यू मींस इनफ्लो ऑफ कैश या फिर रिसीवेबल्स, और कहां से आया होगा वो, या तो सेल ऑफ गुड्स से, या तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से, या फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड, या फिर रॉयल्टी से, ठीक है जी। रिकॉग्निशन का मतलब क्या, तो रिकॉग्निशन का मतलब ही ये है जिसके लिए AS9 बनाया गया है। दैट मीन्स टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ रिवेन्यू इन द बुक्स, कि हम अपनी बुक्स में रिवेन्यू को कब रिकॉर्ड करें, इसके लिए एक हमें सिनेरियो, इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाना था, जिसके लिए AS9 इंट्रोड्यूस करा गया कि भाई ये लो AS9, इसके अकॉर्डिंगली अब आप भले ही सेल करते हो, सर्विस करते हो, इंटरेस्ट का काम है, डिविडेंड का काम है, रॉयल्टी का काम है, आप AS9 के अकॉर्डिंगली इसको बुक कर लो। फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए एएस ने हमें 3 भागों में बांट दिया, सेल ऑफ गुड्स, सेल रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी। सेल के लिए क्या कहता है कि भाई क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड हो जानी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दो। सर्विसेज के लिए क्या कहता है कि सर्विसेज रेंडर्ड होना स्टार्ट हो गई हो और या फिर कंप्लीट हो गई हो, जीरो हुई है या फिर स्टार्ट होने वाली है इन फ्यूचर, नहीं करेंगे बुक। इंटरेस्ट को कब करना है, टाइम के अकॉर्डिंग। डिविडेंड को कब करना है, जब राइट टू रिसीव ऑफ डिविडेंड आपके पास आ जाए। और रॉयल्टी को कब करना है, एक्रूअल बेसिस पे। बट इन सब की जो मेन कंडीशन है वो क्या है, यस, देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन। स्टॉप मीन्स कि जो आपकी कंसिडरेशन है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए, कोई भी अनसर्टेनिटी शुड नॉट बी देयर। उसके बाद एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन मीन्स इन फ्यूचर आपको पैसे मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपको पहले से ही पता है कि भाई इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो अगले 20 साल तक हमारे डेट्स को क्लियर कर दें, और फिर भी आप इनको सेल कर रहे हैं 20-20 लाख की, 10-10 करोड़ की, कितनी भी लेट से, और फिर भी आप रिवेन्यू बुक करे जा रहे हैं ये कह के कि भाई अल्टीमेट कलेक्शन है। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि आपको भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, आपको अपना टर्नओवर अच्छा दिखाना है कि भाई हमारा टर्नओवर अच्छा आ रहा है, हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, हम तो डेटर्स बढ़ा रहे हैं। बट है क्या, मैनेजमेंट ने आपको पहले ही बोला हुआ था कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, ये हमें अल्टीमेट कलेक्शन कर ही नहीं सकते, हम रिसीव कर ही नहीं सकते इनसे कलेक्शन। तो फिर क्या हुआ, AS9 वहां पर आपका क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और आपको वो रिवेन्यू बुक नहीं करना चाहिए था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट AS9। ये AS9 में हमने वो चीज़ें भी कवर करने की कोशिश करी जो थ्योरेटिकली तो हमसे पूछा ही जाता है, एज वेल एज हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हम AS से वेल अवेयर्ड हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें जरूर पूछी जाती है AS9 की। तो होप आप लोगों को अच्छी लगी वो वीडियो। थैंक यू सो मच।